नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम प्रोबेट पर कानूनी जानकारी देने वाले हैं। प्रोबेट एक सर्टिफिकेट होता है जो अदालत द्वारा किसी वसीयत के संबंध में जारी किया जाता है। एक तरह का ऑर्डर होता है जिसमें अदालत किसी वसीयत के एग्जीक्यूशन के संबंध में घोषणा करती है। वसीयत का एग्जीक्यूशन वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद होता है। अगर वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तब जिस व्यक्ति के हित में वसीयत की गई है वह वसीयत के एग्जीक्यूशन का दावा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति के संबंध में कहीं भी वसीयत कर सकता है। एक तरह से देखें तो वसीयत का एग्जीक्यूशन ही प्रोबेट होता है। प्रोबेट प्राप्त करने का दावा वह व्यक्ति कर सकता है जिसके हित में वसीयत लिखी गई है। ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति भी हो सकता है और अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं। हमारे देश में वसीयत कोरे कागज पर भी की जा सकती है और वसीयत वही मान्य होती है जो अंतिम वसीयत होती है। अंतिम वसीयत उस वसीयत को कहा जाता है जो वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले की है। तो ये तो थी प्रोबेट पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। तो आप प्रोबेट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी आज हासिल कर सकते हैं। अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई भी कानूनी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल करें, डायल कर सकते हैं 0120612797 और 0120612798। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को प्रोबेट का मतलब क्या कुछ होता है, इसको समझाएं। प्रोबेट सेक्शन 2F ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में दिया गया है कि प्रोबेट एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी मृतक व्यक्ति की वसीयत को मान्य और निष्पादित किया जाता है। प्रोबेट के दौरान न्यायालय मृतक की संपत्ति के वितरण की देखरेख करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण का भुगतान किया जाए और शेष संपत्ति को वसीयत के अनुसार या वसीयत न होने पर राज्य के कानून के अनुसार वितरित किया जाए। इस प्रक्रिया में आमतौर पर यह देखना होता है कि वसीयत कानूनी रूप से वैलिड है और यदि कोई वसीयत है तो उसमें नामित निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर को आमतौर पर नियुक्त किया जाता है। यदि कोई वसीयत नहीं है तो कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है। मृतक की संपत्ति और परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति द्वारा बकाया किसी भी ऋण या कोई भी टैक्स का निपटान करना होता है और वसीयत में निर्दिष्ट अनुसार शेष संपत्तियों को जो बेनिफिशियरी है उनमें उनका वितरण करना होता है। यदि कोई वसीयत नहीं है तो राज्य के कानून के अनुसार प्रोबेट ये सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का निपटान उचित तरीके से और कानून के अनुसार किया जाए। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या कुछ होता है, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को समझाएं। प्रोबेट प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए कई चरण शामिल हैं कि मृत व्यक्ति की संपत्ति का उचित प्रबंधन और वितरण किया जाए। ये सामान्य प्रोबेट प्रक्रिया का अवलोकन है जिसमें ये दिया गया है कि प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई इच्छुक पक्ष आमतौर पर वसीयत में नामित एग्जीक्यूटर या कोई करीबी रिश्तेदार संपत्ति खोलने के लिए प्रोबेट कोर्ट में याचिका दायर करता है और यदि कोई वसीयत है तो मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल विल के साथ न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय सभी संभावित लाभार्थी और उत्तराधिकारी साथ ही लेनदारों और एक औपचारिक नोटिस जारी करता है इन सभी लोगों को जिसमें उनको सूचित किया जाता है कि प्रोबेट कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें स्थानीय समाचार पत्र में एक नोटिस को प्रकाशित किया जाता है और ज्ञात लेनदार और उत्तराधिकारियों को सीधे सूचित करना
शामिल होता है, जैसे डायरेक्ट नोटिस दे देते कोई भी लीगल हेयर्स है उनको। न्यायालय ये भी सुनिश्चित करने के लिए वसीयत की जांच करता है कि ये एक वैलिड विल है। इसमें ये साबित करना शामिल हो सकता है कि वसीयत को मृतक और गवाहों द्वारा ठीक से एग्जीक्यूट और उनके जो सिग्नेचर उन पे किए गए हैं। यदि वसीयत में एग्जीक्यूटिव का नाम है तो न्यायालय आधिकारिक तौर पर इस व्यक्ति को संपत्ति का प्रबंधन उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नियुक्त करता है। यदि कोई वसीयत नहीं है या नामित एग्जीक्यूटर अपनी सेवा नहीं कर सकता किसी वजह से, तो कोर्ट उसमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है। एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटर मृतक की सभी संपत्तियों की एक लिस्ट प्रिपेयर करता है, जिसमें उसकी संपत्ति, बैंक खाते, निवेश, व्यक्तिगत सामान उसमें शामिल होता है। इन संपत्तियों का मूल्यांकन, उसकी वैल्यूएशन होती है, उनके मूल्य को निर्धारित करने के लिए ये सब किया जाता है। एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर संपत्ति द्वारा बकाया किसी भी ऋण या कोई टैक्स है उसके भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मृतक का अंतिम जो आयकर रिटर्न है वो भी दाखिल करना होता है। एक बार सभी ऋण और कर का जो भुगतान होने के बाद एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर वसीयत में जो भी निर्दिष्ट अनुसार जो भी उसमें दे रखा है बिल के अंदर, उसके अनुसार शेष संपत्तियों को लाभार्थियों में वितरित करता है। यदि कोई वसीयत नहीं है तो संपत्ति राज्य के सक्सेशन एक्ट या कोई भी उसका जो कानून है उसके अनुसार उसको वितरण किया जाता है। निष्पादक या प्रशासक को न्यायालय को अंतिम लेखा यानी फाइनल अकाउंट प्रदान करना होता है, जिसमें प्रोबेट प्रक्रिया के दौरान की गई सभी कार्रवाइयों का विवरण उसके अंदर दिया गया होता है। एक बार जब न्यायालय अंतिम लेखा यानी फाइनल अकाउंट को मंजूरी दे देता है तो संपत्ति आधिकारिक रूप से बंद हो जाती है और एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटर अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। जी सर, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं ने आपने यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और हमारे दर्शकों को विस्तार से यहाँ पर समझाया। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सर मेरा अगला सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि क्या वसीयत के लिए जो प्रोबेट है वो अनिवार्य होता है? मृतक की संपत्ति में उचित प्रशासन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वसीयत के लिए प्रोबेट आमतौर पर अनिवार्य है। जैसे प्रोबेट वसीयत की प्रामाणिकता को सत्यापित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि इसे ठीक से एग्जीक्यूट किया गया था और मृतक की जो लास्ट विल है वही एक सच्ची अंतिम वसीयत है। ये वसीयत की वैधता पर धोखाधड़ी और विवादों को रोकने में मदद करता है। न्यायालय आधिकारिक तौर पर वसीयत में नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटर को संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करता है। यदि कोई वसीयत नहीं है या कोई भी जो नामित एग्जीक्यूटर यानी जिसका नहीं सेवा नहीं कर सकता, तो न्यायालय एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है जो औपचारिक तौर पे संपत्ति की देखभाल के लिए कानूनी अधिकार कोर्ट द्वारा उनको दिए जाते हैं। और प्रोबेट से ये भी सुनिश्चित करना होता है कि संपत्ति के वितरण से पहले मृतक द्वारा सभी ऋण और कर उनका भुगतान किया जाए और लेनदारों की सुरक्षा करता है कि सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के दावे से पूरे हों। प्रोबेट के माध्यम से न्यायालय मृतक की संपत्ति के वितरण की देखरेख वसीयत के अनुसार या कोई वसीयत नहीं है तो राज्य के सक्सेशन कानूनों के अनुसार करता है। ये सुनिश्चित करता है कि संपत्ति निष्पक्ष रूप से कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार वितरित की गई है। प्रोबेट संपत्ति को संभालने के लिए एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया प्रदान करता है जो उत्तराधिकारियों और लाभार्थियों के बीच संघर्ष को रोकता है। यह संपत्ति को एक औपचारिक समाधान प्रदान करता है जिसमें विवादों और कानूनी चुनौतियों की संभावनाएं कम हो जाती है। हालांकि सभी संपत्ति आवश्यक रूप से प्रोबेट से नहीं गुजरती है। कुछ प्रकार की संपत्तियां ऐसी होती है जो प्रोबेट प्रक्रिया को दरकिनार कर सकती है, जैसे उत्तरजीविता के अधिकार के साथ संयुक्त किराएदारी में रखी गई संपत्तियां स्वचालित रूप से जीवित संयुक्त मालिक में हस्तांतरित हो जाती है। जीवन बीमा पॉलिसियां, सेवानिवृत्ति खाते और देय पर मृत्यु यानी पीओडी और टीओडी हस्तांतरण पर मृत्यु खाते जैसी संपत्तियां सीधे नामित लाभार्थियों को हस्तांतरित होती है। इनमें कोई प्रोबेट की आवश्यकताएं नहीं है। जैसे लिविंग ट्रस्ट है, लिविंग ट्रस्ट में रखी गई संपत्तियां प्रोबेट से नहीं गुजरती हैं क्योंकि उनका प्रबंधन ट्रस्ट की शर्तों के अनुसार किया जाता है। ऐसे कुछ मामलों में जैसे संपत्ति बहुत ही छोटी है, उसमें केवल गैर प्रोबेट संपत्तियां शामिल हैं, तो
देश के जो कानून है उनके आधार पर एक सरलीकृत प्रोबेट प्रक्रिया यहाँ प्रोबेट को पूरी तरह से बरकरार करना संभव हो सकता है। जी सर, मेरा आपसे ये सवाल भी था, लेकिन आप पहले ही इसका जवाब यहाँ दे चुके हैं कि किसे प्रोबेट जो है वो नहीं मिल सकता है। इसको थोड़ा और आपसे विस्तार से हम यहाँ पर समझना चाहेंगे। इसके साथ ही एक और मेरा प्रश्न है आपसे कि उत्तराधिकार अधिनियम और प्रोबेट में क्या कुछ रिश्ता है, इसको भी स्पष्ट कीजिए। प्रोबेट और जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों शब्द मृतक व्यक्ति की संपत्ति के प्रबंध और वितरण की कानूनी प्रक्रिया में संबंधित है, लेकिन वे अलग अलग परिस्थितियों में लागू होते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। प्रोबेट वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय द्वारा वसीयत को मान्य किया जाता है। इसमें ये प्रूव करना शामिल है कि मृतक की वसीयत एक वैलिड विल है और वसीयत की शर्तों के अनुसार ही मृतक की संपत्ति के वितरण की देखरेख उसमें शामिल करना होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोबेट में न्यायालय वसीयत में नामित जो एग्जीक्यूटर है उनकी पुष्टि करता है और संपत्ति का प्रशासन करने का उनको एक अधिकार देता है। एग्जीक्यूटर संपत्ति इकट्ठा करने, ऋण का भुगतान करने और वसीयत में जो भी शर्तें दी गई हैं उनके अनुसार लाभार्थियों में शेष संपत्ति वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब मृतक ने एक वैलिड विल छोड़ी होती है तो प्रोबेट की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया वसीयत की प्रामाणिकता और कानूनी निष्पादन सुनिश्चित करती है। अब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वो जब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है या कोई व्यक्ति वसीयत है लेकिन एग्जीक्यूटर को नॉमिनेट नहीं करता है या जो एग्जीक्यूट नॉमिनेट किया है वो अपना कार्य करने में, सेवा देने में असमर्थ है या वो इच्छुक नहीं है, उस स्थिति में भी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होती है। एग्जीक्यूटर की बजाय न्यायालय संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है। एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटर के समान कर्तव्यों का पालन करता है, जैसे संपत्ति को इकट्ठा करना, ऋण का भुगतान करना और राज्य के जो सक्सेशन लॉ हैं उनके अनुसार शेष संपत्तियों का वितरण करना। एडमिनिस्ट्रेटर जब आवश्यक होते हैं, जब कोई वैलिड विल नहीं होती या कोई वसीयत होती है लेकिन सेवा करने के लिए एग्जीक्यूटर उपलब्ध नहीं होते, ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संपत्ति का प्रशासन और वितरण राज्य के कानून के अनुसार किया जाए और उत्तराधिकारियों को विरासत के करों को निर्धारित करते हैं। इसके जो मुख्य कारण है वो है कि इसमें प्रोबेट में एक वैलिड विल होना जरूरी है और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तब लागू होता है जब कोई वैलिड विल नहीं होती या वसीयत में किसी एग्जीक्यूटर का नाम नहीं होता है। वसीयत में नामित एग्जीक्यूटर प्रोबेट इस चीज की पुष्टि करता है कि जो वसीयत में नामित एग्जीक्यूटर है वो वहां पे मौजूद हो और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई एग्जीक्यूटर नहीं होता है तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करता है। दोनों का कार्य यही है कि वसीयत की शर्तों के अनुसार संपत्ति का वितरण किया जाए और वसीयत के आधार पर निष्पादक को कार्य करने का अधिकार देते और प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर को राज्य के कानून और अदालत के निर्देशन के आधार पर कार्य करने का अधिकार देता है। तो संक्षेप में हम कहें तो प्रोबेट वसीयत को मान्य करने और एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो लेटर एडमिनिस्ट्रेशन है वो संपत्ति के प्रबंधन और वितरण के लिए आवश्यक होते हैं जब कोई वैलिड विल नहीं होती है या कोई एग्जीक्यूटर उपलब्ध नहीं होता है उस स्थिति में। जानकारी हमें दे रही हैं अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। सर, वसीयत के प्रोबेट के लिए कौन आवेदन भर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है, इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल जी सर, सवाल आपसे ये था कि सर सवाल ये है कि वसीयत के प्रोबेट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति आमतौर पर वो होते हैं जिन्हें मृतक ने अपनी वसीयत में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नामित किया जाता है। विशेष रूप से वो व्यक्ति हैं जो प्राथमिक जो प्राइमरी पर्सन जो प्रोबेट के लिए आवेदन कर सकता है वह मृतक द्वारा वसीयत में नामित एग्जीक्यूटर होता है। एग्जीक्यूटिव वसीयत की शर्तों के अनुसार संपत्ति का प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि प्राथमिक निष्पादक कार्य करने में असमर्थ या
इच्छुक नहीं है तो वसीयत में नामित वैकल्पिक यानी कि ऑल्टरनेट निष्पादक एग्जीक्यूटर प्रोबेट के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वसीयत में जो एग्जीक्यूटर है उनका नाम नहीं है, यानी बिना एग्जीक्यूटर के कोई वसीयत है या नामित जो एग्जीक्यूटर है, जो नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटर है, वो कार्य करने में असमर्थ है या इच्छुक नहीं है, तो अन्य व्यक्ति प्रोबेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें न्यायालय से परमिशन लेने की जरूरत होती है। वसीयत में जो भी नॉमिनेटेड लाभार्थी है या वारिस है, ऐसे मामलों में जहां वसीयत में एग्जीक्यूटर का नाम नहीं होता, उसमें एग्जीक्यूटर के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। न्यायालय उनके आवेदन पर विचार करती है और उन्हें संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार दे सकती है। कुछ मामलों में यदि कोई एग्जीक्यूटर भी नहीं है या लाभार्थी आगे नहीं आता है, तो मृतक का कोई लेनदार संपत्ति का प्रशासन करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण का भुगतान किया गया है। यदि कोई निजी व्यक्ति संपत्ति इच्छुक या सक्षम नहीं है, तो कोई सार्वजनिक ट्रस्टी या न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई एडमिनिस्ट्रेटर संपत्ति का प्रबंधन और वितरण करने के लिए आगे आ सकता है। तो प्रोबेट के लिए जो आवेदन के लिए जो मूल वसीयत यानी कि ओरिजिनल वैलिड विल, मृत्यु का प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रोबेट न्यायालय में जमा करना होता है और न्यायालय तब वसीयत की वैलिडिटी की पुष्टि करता है और प्रोबेट प्रदान करता है। जी, ये तो सर आपने यहाँ पर बताया कि आवेदन कौन कर सकता है। इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भारत में प्रोबेट कब आवश्यक नहीं है? भारत में कुछ परिस्थितियों में प्रोबेट आवश्यक नहीं है। ये अपवाद आमतौर पर संपत्ति के स्थान पर और वसीयत के प्रकार पर निर्भर करते हैं। जैसे भारत के कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जो प्रोबेट को अनिवार्य नहीं करती है। उदाहरण के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, एमपी, इसमें प्रोबेट की आवश्यकताएं नहीं है। जैसे भारत में इस्लामी कानून है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ उनको जो नियंत्रित करता है, मुस्लिम की वसीयत के प्रशासन के लिए प्रोबेट की आवश्यकता नहीं होती है। मुस्लिम वसीयत को प्रोबेट प्रक्रिया के बिना एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कुछ क्षेत्र में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन उनकी वसीयत भी प्रोबेट के लिए आवश्यक नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन स्थानों पर प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय साधन या परिसंपत्तियां जैसे बैंक खाते, बीमा पॉलिसी या शेयर, इसमें नॉमिनी नियुक्त किए होते हैं, तो उस केस में भी प्रोबेट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो नॉमिनी है वो सीधे संपत्ति का दावा कर सकते हैं। छोटी संपत्तियां जहां संपत्ति का मूल्य बहुत कम है या कानूनी उत्तराधिकारी प्रोबेट के माध्यम से जाने के बिना ही आपसी समझौता या डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर संपत्ति का ट्रांसफर करना चुन सकते हैं, बशर्ते कोई आपस में उनका विवाद ना हो। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामले में जहां प्रोबेट कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, विवादों को रोकने और संपत्ति पर स्पष्ट शीर्षक सुनिश्चित करने के लिए प्रोबेट प्राप्त करना कभी कभी फायदेमंद हो सकता है। तो प्रोबेट वसीयत की कानूनी मान्यता प्रदान करता है, संपत्ति को सुचारू प्रशासन और वितरण में मदद करता है। जी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या प्रोबेट को चुनौती दी जा सकती है? हाँ, रेफरेंस बिल्कुल दी जा सकती है। प्रोबेट को चुनौती देने में आमतौर पर जो वसीयत की लीगलिटी यानी उसकी लीगल वैलिडिटी या जिस तरह से प्रोबेट प्रक्रिया संचालित की जा रही है उसे चुनौती देना शामिल होता है। जैसे वसीयत को चुनौती दी जा सकती है अगर ये माना जाता है कि वसीयत करना यानी कि वसीयत बनाने वाला व्यक्ति, उनके पास वसीयत बनाते समय इसके वसीयत के जो अंदर टर्म्स दी हुई है उसको समझने की मानसिक क्षमता नहीं थी, यानी कि वसीयत बनाने वाला व्यक्ति अनसाउंड माइंड था उस समय, तो वो अपनी संपत्ति की प्रकृति और सीमा को समझना और लाभार्थी को पहचानना में उसको कठिनाई होती है। तो इस केस में प्रोबेट को चुनौती दी जा सकती है। दूसरा है, अगर इस बात का सबूत है कि वसीयतकर्ता पर वसीयत बनाने के लिए कोई दबाव डाला गया था या उसे मजबूर किया था या किसी ने वसीयतकर्ता पर अनुचित प्रभाव डाला था, उस केस में भी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। तीसरा, अगर यह संदेह है कि वसीयत जाली थी
यानी कि वो एक ठोस तरीके से बनाई गई थी, या वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया गया था। जी। ऐसी परिस्थितियां में भी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। जी। चौथा है कि वसीयत को वैलिड होने के लिए उसे कुछ कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना होता है। इसमें वसीयतकर्ता द्वारा सिग्नेचर करने होते हैं, और एक आवश्यक संख्या में गवाहों द्वारा गवाही देना भी उसमें शामिल होता है। जी। यदि ये जो कॉमन फॉर्मेलिटीज है उनका पालन नहीं होता है इस केस में, तो वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। जी। पांचवा, वसीयत को चुनौती तब भी दी जा सकती है अगर वसीयतकर्ता ने अपनी मृत्यु से पहले वसीयत को निरस्त कर दिया था, या तब भी हो सकता है कि वसीयतकर्ता ने कोई वसीयत के बाद एक नई वसीयत बनाई हो और मौजूदा वसीयत को निरस्त करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई की गई हो, जैसे उसे नष्ट किया गया हो उस सेकेंड विल से। यदि कोई नई वसीयत पाई जाती है जो पहले की वसीयत के प्रावधानों का खंडन करती है, तो पहले की वसीयत की वैधता को भी चुनौती दी जा सकती है। जी। तो ये तो है जिसमें वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। जी सर, आज के विषय से संबंधित तमाम कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।